नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो चैप्टर 26 है, अध्याय 26 है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है, इसमें उपबंध किए गए हैं न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में। प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऐसे अपराध जो कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि न्यायालय अगर किसी मामले की प्रोसीडिंग कर रहा है और कोई व्यक्ति जो है न्यायालय में झूठे साक्ष्य देता है या झूठे दस्तावेज पेश करता है, या न्यायालय ने कोई प्रश्न किया है वो न्यायालय के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, या फिर वो जो है न्यायालय की अवमानना करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी प्रक्रिया फॉलो करेगा, कैसे कार्यवाही करेगा, इसके संबंध में चैप्टर 26 जो है यह उपबंध करता है। मित्रों, इस चैप्टर में जो है टोटल 13 सेक्शंस हैं, सेक्शन 340 से लेकर सेक्शन 352 तक। तो ये 13 धाराओं को हमको जो है इस चैप्टर में अध्ययन करना है। और इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले हम ये देखें कि इस चैप्टर में जो 13 सेक्शंस हैं इनको जो है किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। अब बात समझिएगा, अगर आप ये समझ जाएंगे कि इस चैप्टर को कैसे व्यवस्थित किया गया है तो आप इसके प्रोविजन जो है आसानी से याद कर पाएंगे और एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो मित्रों, इस चैप्टर को जो है हमने अध्ययन की दृष्टि से फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 भाग में इसको हमने बांटा है। सबसे पहला भाग जो पार्ट फर्स्ट है वह बताता है कि जो धारा 195 है सीआरपीसी का, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के लिए अभियोजन। तो सेक्शन 195 के अंतर्गत जो है लोक सेवकों की अवमानना या लोक सेवकों के न्याय, जब वो लोक न्याय का कार्य कर रहे हैं उसमें जो अवरुद्ध पैदा करते हैं, तो उसके संबंध में जो है प्रावधान दिए गए हैं कि भाई कैसे क्या प्रोसीडिंग होगी या कैसे जो है कंप्लेंट दायर करेगा मजिस्ट्रेट वहां पर, या जो भी लोक सेवक है वो क्या कर सकता है। अब यहां पर जो व्यवस्था दी गई है इसमें सेक्शन 195 की उपधारा 1 के खंड बी, अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में, मतलब जब जो न्यायालय है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें अगर मिथ्य दस्तावेज पेश करता है तो वह मजिस्ट्रेट या वह न्यायालय जो है उसका परिवाद वगैरह कर सकता है, उसमें प्रोसीडिंग्स कर सकता है। तो यहां पर जो पार्ट फर्स्ट है इसमें वही प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं कि वह मजिस्ट्रेट जिसकी जो है मिथ्य दस्तावेज पेश किए गए हैं या वह न्यायालय जिसमें मिथ्य दस्तावेज पेश किए गए हैं वह क्या क्या कार्यवाही कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 340 जो है यह बताती है धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया क्या प्रोसेस होगी। इसके बाद जो है सेक्शन 341 जो है इस प्रक्रिया के लिए, समझिएगा बात को, धारा 340 में अगर किसी व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन किया है किसी मजिस्ट्रेट से कि आप जो है इस मामले में जो है कंप्लेंट दायर करिए या इस मामले में जो है प्रोसीडिंग करिए, और अगर ऐसा मजिस्ट्रेट वह कार्यवाही नहीं करता है तो व्यथित जो पक्षकार है वह सेक्शन 341 में अपील वगैरह कर सकता है। तो इसके संबंध में हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो है खर्चों के बारे में है कि ऐसा अपील वगैरह में कोई खर्चे अगर लगते हैं तो कॉस्ट वगैरह कौन देगा, कैसे देगा, तो सेक्शन 342 में उसके संबंध में प्रोविजन है। और सेक्शन 343 में जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान कर लेता है वहां प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, किस प्रकार से मजिस्ट्रेट जो है आगे कार्रवाई करेगा। तो ये जो चारों सेक्शंस हैं यह रिलेटेड है सेक्शन 195 की उपधारा 1 के खंड बी से संबंधित। तो इन चारों सेक्शंस को हमने जो है पार्ट फर्स्ट में जो है स्थापित करा है। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है जिसके अंतर्गत बताया गया है मिथ्य साक्ष्य, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में उपस्थित होकर मिथ्य साक्ष्य देता है, झूठी गवाही देता है या फिर न्यायालय का अपमान करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है क्या प्रक्रिया अपना सकता है, क्या कार्यवाही कर सकता है। तो इसको हमने जो है पार्ट सेकंड में रखा है। इसमें भी टोटल 4 धाराएं हैं। अब इसमें जो सबसे पहली धारा है सेक्शन 344,
यह व्यवस्था करती है मिथ्य साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय में उपस्थित होकर मिथ्य साक्ष्य दिया है तो उसके लिए वह मजिस्ट्रेट या वह न्यायालय जो है संक्षिप्त प्रक्रिया का उपयोग करेगा। तो प्रक्रिया कैसी होगी, क्या उसमें कार्रवाई है, यह सेक्शन 344 में प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद जो सेक्शन 345 है इसमें अवमानना के बारे में प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय की अवमानना करता है तो वह क्या प्रक्रिया अपनाएगा, सेक्शन 345 में प्रोवाइडेड है। इसके बाद जो सेक्शन 346 है इसमें बताया गया है जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया। मतलब कि अगर न्यायालय धारा 345 सेक्शन 345 के अंतर्गत अवमानना के लिए जो है अवमानना के लिए कोई कार्यवाही नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके संबंध में प्रोविजन 346 में प्रोवाइडेड है। और इसी के साथ साथ इस पार्ट में जो लास्ट सेक्शन है 348, यह बोलती है कि जब सेक्शन 345 की कार्रवाई, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 345 की कार्रवाई या सेक्शन 346 की कार्रवाई न्यायालय कर रहा है या न्यायालय जो है इस मामले में कार्रवाई कर रहा है इस धाराओं के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति जो है जिस पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है वह माफी मांग लेता है, न्यायालय से क्षमा प्रार्थना कर लेता है, तो उस व्यक्ति को उन्मोचन वगैरह के बारे में या उन्मोचित किया जा सकता है। इसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 348 में प्रोवाइडेड है। तो इस पार्ट में भी जो पार्ट सेकंड है उसमें ये 4 धाराएं हैं, लेकिन इस पार्ट में हमने एक सेक्शन को और रखा है जो सेक्शन 347 है। अब बात को समझिएगा, सेक्शन 347 में थोड़ी सी स्पेशल बात कही गई। इसमें कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार होते हैं वह जो है सिविल न्यायालय समझे जाते हैं। तो इसके संबंध में प्रोविजन सेक्शन 347 में प्रोवाइडेड है, जिसको हमने पार्ट 7 में ही रख लिया है। तो बेसिकली देखें तो पार्ट सेकंड में जो है 4 धाराएं आती हैं, लेकिन 5वीं धारा क्योंकि हम उसको जो है अलग कहीं स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे तो हमने इसको इसी पार्ट में शामिल कर लिया। अब इसके बाद जो है थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, बात समझिएगा, इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो आपको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो है हमने थर्ड चैप्टर बनाया है, जो कि यह थर्ड पार्ट बनाया है, जो कि अन्य प्रावधान के बारे में उपबंध करता है। जैसे कि सेक्शन 349 यह बोलता है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी, मामला ऐसा है कि न्यायालय स्वयं कारावासित कर सकता है तो यहां पर सेक्शन 349 में खुद कारावासित कर लेगा, या फिर जो है अगर सुपुर्दगी का मामला है तो मजिस्ट्रेट जो है या न्यायालय जो है उस मामले को किसी अन्य न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है। अब इसके बाद जो सेक्शन 350 है जो हमारे थर्ड पार्ट में है, यह बोलता है समन के पालन में साक्षी के हाजिर ना होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। अगर न्यायालय ने समन जारी किया है और वह व्यक्ति समन मिलने पर भी न्यायालय में नहीं आया है तो उसके लिए न्यायालय जो है दंडित कार्रवाई कर सकती है। तो सेक्शन 350 में इसके संबंध में प्रोविजन है। फिर इसके बाद सेक्शन 351 में व्यवस्था की गई है सेक्शन 344, सेक्शन 345, सेक्शन 349 और सेक्शन 350 के अधीन अगर किसी व्यक्ति को दोषित किया गया है तो उस मामले में अपील वगैरह कहां होंगी, इसके बारे में प्रोविजन है। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 352। इस चैप्टर की यह व्यवस्था करती है कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराध का उनके द्वारा विचारण ना किया जाना। नेचुरल जस्टिस है, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। जिस न्यायालय की अवमानना की गई है तो बेसिकली देखा जाए तो वो तो विक्टिम हो गया, अब वही विक्टिम और वही जज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर जो है इस जो नेचुरल जस्टिस है इसका पालन कराया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसमें जो है 3 पार्ट्स में आप इसको जो है इस तरह से बांटेंगे और फिर हम जो है 1 by 1 पार्ट का इसमें अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जो है आपको चैप्टर 26 का ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका 1 by 1 एक एक करके इनके तीनों पार्टों को। तो मित्रों देखते हैं पार्ट फर्स्ट क्या कहता है। मित्रों सीआरपीसी के चैप्टर 26 में जो है टोटल 13 सेक्शंस हैं, 13 धाराएं हैं। इन 13 धाराओं को हमने जो है अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो अभी हमने आपको चार्ट में बतलाया। अब यहां पर हम जो है पार्ट फर्स्ट में जो धाराएं हैं सेक्शन 340 से लेकर सेक्शन 343 तक टोटल 4 सेक्शंस हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं।
मित्रों ये चारों की चारों सेक्शन जो है संबंधित हैं ऐसे अपराधों से जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंतर्गत आते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सीआरपीसी की सेक्शन 195 जो है व्यवस्था करती है ऐसे मामलों में जहां पर कि लोक न्याय के विरुद्ध कोई अपराध घटित हुए हो या फिर ऐसे किसी दस्तावेज को न्यायालय में, मिथ्य दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करने से संबंधित कोई अपराध घटित हो, उसके संबंध में अभियोजन, और इसी के साथ साथ ऐसे अपराध जो कि लोक न्याय से संबंधित हैं, लोक विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के अपमान से संबंधित हैं, ऐसे मामलों में कैसे प्रक्रिया की जाएगी इसके संबंध में सेक्शन 195 में उल्लेख किया गया है। सेक्शन 195 के अंतर्गत यह बताया गया है कि वह लोक सेवक या फिर वह न्यायाधीश जो है जिसके समक्ष जो है सेक्शन 195 में उल्लिखित अपराध किए गए हैं, वह उन मामलों में कंप्लेंट दायर कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे मामलों में कंप्लेंट दायर करने के लिए जो है अनुज्ञा नहीं दी गई है। लेकिन वह न्यायालय जिसमें ऐसे दस्तावेज पेश किए गए हैं या फिर जिनमें जो है ऐसे लोक न्याय के विरुद्ध अपराध किए गए हैं, उन मामलों में जो है वह उनके जो सीनियर कोर्ट हैं, मतलब वह न्यायालय जिसके सबऑर्डिनेट हैं, वह सीनियर कोर्ट भी जो है कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। यह सारी की सारी व्यवस्था सेक्शन 195 में प्रोवाइडेड है। अब देखा जाए तो सेक्शन 195 जो है एक कॉमन जो प्रिंसिपल है कि भाई किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में जानकारी हो तो वह जो है मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकता है, जिससे कि न्यायिक कार्रवाई को गति मिल पाए। तो इसके अपवाद स्वरूप सेक्शन 195 में केवल उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उस न्यायालय को जो है उस न्यायालय को कंप्लेंट करने के लिए अधिकृत किया गया है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति को। तो यहां पर जो है सेक्शन 340 से लेकर सेक्शन 343 तक जो है इन्हीं प्रकार के या सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं उनमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 340 धारा 340 यह व्यवस्था करती है सेक्शन 195 में वर्णित मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 195 में जो है लोक सेवकों के समक्ष जो है इस प्रकार के जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं उसके संबंध में व्यवस्था है। लेकिन जब हम सेक्शन 195 की सब सेक्शन 1 का बी क्लॉज देखते हैं तो ये जो क्लॉजेज हैं ये स्पेशली जो है न्याय प्रशासन से संबंधित हैं, न्यायालय से संबंधित हैं। तो ये जो चारों सेक्शंस हैं ये स्पेशली किससे रिलेटेड है? यह न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित हैं। तो यहां पर धारा 340 में जो व्यवस्था दी गई है वह इन्हीं प्रकार के अपराध जो कि न्यायालय में घटित हुए हैं, जिनमें जो है न्यायालय की कार्रवाई में कोई दस्तावेज या फिर कोई शपथ पर मिथ्य साक्ष्य वगैरह पेश किए गए हैं जो कि सेक्शन 195 क्लॉज 1 बी में आते हैं, उनके संबंध में प्रक्रिया है। अब इस सेक्शन 340 में जो है ध्यान दीजिएगा टोटल 4 सब सेक्शन है, टोटल 4 उपधाराएं हैं, जिसमें उपधारा 1 ये व्यवस्था करती है कि वह न्यायालय जिसमें ऐसा अपराध घटित हुआ है वह न्यायालय जो है क्या कर सकता है, किसी पक्षकार के आवेदन पर, ध्यान रखिएगा अगर कोई पक्षकार आवेदन करता है न्यायालय से कि महोदय जो है सेक्शन 195 के अंतर्गत जो शक्ति है उसके तहत आप इसमें कार्रवाई कीजिए, तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या अन्यथा अगर न्यायालय की यह राय है, तो यहां पर राय से तात्पर्य है कि इस सेक्शन में कार्रवाई करना जो है न्यायालय का स्वविवेकी अधिकार है। तो अगर न्यायालय की यह राय है तो न्यायालय जो है इस सेक्शन के तहत क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या क्या प्रोसीडिंग कर सकता है। तो इसमें बताया गया है क्लॉज 1 के अंतर्गत कि उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है, मतलब कि न्यायालय जो है उस मामले में जिसमें प्रोसीडिंग की गई है और प्रोसीडिंग में ऐसे दस्तावेज पेश किए गए हैं जो कि मिथ्य हैं, तो उस प्रोसीडिंग में इस भाव का कथन कर सकता है कि भाई ये जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं यह किस प्रकार से जो है कह सकते हैं मिथ्य दस्तावेज हैं। इसी के साथ साथ और क्या कर सकते हैं न्यायालय, लिखित परिवाद कर सकते हैं, मतलब रिटर्न कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं, या फिर उसे अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट जेएमएफसी के को भेज सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसने मिथ्य साक्ष्य दिए हैं शपथ पर या दस्तावेज पेश किए हैं, उस व्यक्ति को जो है क्या किया जा सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो है कार्यवाही के लिए भेजा जा सकता है। इसी के साथ साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए
पर्याप्त प्रतिभूति ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उस व्यक्ति से जो है प्रतिभूति ले सकते हैं कि भाई अब आप जो है इस मामले की कार्रवाई में उपस्थित होंगे जो भी न्यायालय है उसके समक्ष। और अगर वह मामला कैसा है, अजमानती मामला है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है क्या कर सकते हैं, न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकता है और अभिरक्षा में लेकर उसे जो है उस न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए आदेशित कर सकता है जिस मामले में जो है ऐसे अपराध की कार्यवाही चलेगी। और इसके बाद जो है ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए और साक्ष्य देने के लिए आबद्ध कर सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है या न्यायालय जो है बाउंड कर सकता है। अब यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत यहां पर कौन कौन शामिल है, जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 195 में जो न्यायालय के अंतर्गत जिन जिन न्यायालय को शामिल किया गया है, जैसे कि राजस्व न्यायालय को शामिल किया गया है, दंडिक न्यायालय को शामिल किया गया है, इसी के साथ साथ जो है सिविल न्यायालय को शामिल किया गया है। इन सभी न्यायालय को जो है इसके अंतर्गत जो है कार्रवाई करने की शक्ति होती है। अब इसके बाद जो है सेक्शन 340 का जो सब क्लॉज 2 है, उपधारा 2 जो है यह व्यवस्था करती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आवेदन किया और उस आवेदन पर उपधारा 1 के अंतर्गत वह न्यायालय कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनका जो सीनियर कोर्ट है, उनका जो जिसकी अपील या कह सकते हैं जिसके अधीनस्थ से पहला न्यायालय है, वह सीनियर कोर्ट भी जो है उपधारा 1 की कार्यवाही कर सकता है या उपधारा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है कि आप सेक्शन 195 के अंतर्गत कार्रवाई कीजिए। तो उपधारा 2 के अंतर्गत जो है सीनियर कोर्ट का पावर वर्णित है। अब इसके बाद जो है उपधारा 3 जो है यह कहती है कि ऐसी कंप्लेंट पर सिग्नेचर कौन करेगा। जब इस सेक्शन के तहत कंप्लेंट दायर की जाएगी तो उस कंप्लेंट पर कौन सी अथॉरिटी है जो सिग्नेचर करेगी। तो सब सेक्शन 3 में यह प्रोवाइडेड है कि अगर मान लीजिए ऐसा परिवाद जो है हाईकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो हाईकोर्ट में जो है ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय नियुक्त करता है वह परिवाद पर हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर करेगा। वहीं अगर हाईकोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा परिवाद किया जा रहा है तो उस न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं वह सिग्नेचर करेंगे, या फिर उन पीठासीन अधिकारी ने अगर किसी व्यक्ति को लिखित प्राधिकार दे रखा है तो ऐसे लिखित प्राधिकारी जो हैं वह कंप्लेंट पर सिग्नेचर करेंगे। तो उपधारा 3 में यह सारे उल्लेख हैं। इसके बाद जो उपधारा 4 जो है यह निर्देशित करती है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत जो है सेक्शन 195 में जो न्यायालय वर्णित है वह सभी की सभी न्यायालय यहां पर मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों सेक्शन 340 के अंतर्गत जो है यह कार्यवाही वर्णित है। अब इसके बाद देखें सेक्शन 341 जो कि अपील के संबंध में प्रावधान करती है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 340 की कार्रवाई सेक्शन 340 के क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही करने से इंकार किया जाता है, मतलब कि न्यायालय जो है इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करने से इंकार कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यथित पक्षकार है जिसने आवेदन किया था वह जो है ऐसे इंकारी के विरुद्ध जो है अपील कर सकता है। तो अपील कहां पर होगी, वरिष्ठ न्यायालय में। वरिष्ठ न्यायालय कौन सा, जिसके उपरोक्त वर्णित जो पहली न्यायालय सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में जो न्यायालय है इनका जो भी सीनियर कोर्ट होगा, इनका जो भी वरिष्ठ न्यायालय होगा जहां पर इन न्यायालयों के आदेशों की अपील होती है वहां पर जो है सेक्शन 341 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। इसी के साथ साथ इस सेक्शन में यह भी बताया गया है कि जब सेक्शन 341 के अंतर्गत कोई आदेश दिया जाता है, कोई कार्रवाई कर उसका निष्कर्ष निकालकर आदेश दिया जाता है, या फिर सेक्शन 340 के अंतर्गत जो है कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 341 के अंतर्गत जो आदेश दिए गए हैं वह अंतिम होते हैं, वह फाइनल होते हैं और इन आदेशों की कोई अन्य अपील वगैरह नहीं होती और ना ही पुनरीक्षण ग्रहण किया जाता है, रिवीजन नहीं होता है। तो यहां पर सेक्शन 341 में यही सारी बातों का उल्लेख है। इसके बाद देखें सेक्शन 342 को। अब सेक्शन 342 क्या बताता है, सेक्शन 342 बोलता है कि जहां पर खर्चों के संबंध में कोई बात आए, मतलब कि धारा 340 के खंड 1 या उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई करने में अगर कोई खर्चे वगैरह लग रहे हैं तो उन खर्चों के संबंध में वह न्यायालय जो ऐसे मामले में कार्रवाई कर रहा है वह न्यायालय जो है आदेश दे सकता है खर्चों के संबंध में कि उसको कौन अदा करेगा, कैसे पे होंगे,
उनके संबंध में सारी व्यवस्था जो है सेक्शन 342 के अंतर्गत दी गई है। अब इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है हमारे इस पार्ट फर्स्ट की, सेक्शन 343। अब सेक्शन 343 यह बोलती है कि जहां पर कंप्लेंट दायर की गई और कंप्लेंट दायर करने के बाद जो मजिस्ट्रेट अगर संज्ञान लेते हैं तो संज्ञान की प्रक्रिया क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्री में क्वेश्चन बनेगा कि धारा 340 के अंतर्गत अगर वह न्यायालय कंप्लेंट दायर करते हैं और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पर संज्ञान लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सेक्शन 343 में यह बताया गया है कि जो प्रक्रिया होगी वह इस प्रकार से होगी कि वो मामला जो है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है। अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 15 है वह यह बताता है कि भाई कंप्लेंट वगैरह के संबंध में प्रोसीडिंग बताता है कि कंप्लेंट आएगी तो क्या होगा कैसे। तो चैप्टर 15 में किसी बात के होते हुए भी, क्योंकि यह मामला कंप्लेंट में आया है, उसके बावजूद भी यहां पर यह उल्लेख किया गया है कि जो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, जो कार्यवाही संस्थित होकर मामला चलाया जाएगा, वह संस्थिति जो है पुलिस रिपोर्ट जैसे होती है उसी प्रकार से उसी अनुसार की जाएगी। अब इसी के साथ साथ जो है सेक्शन 343 जो है एक और बात कहती है कि मान लीजिए जिस मामले के संबंध में जो है जिसमें मिथ्या दस्तावेज वगैरह पेश किए गए थे, उस मामले में अगर कोई अपील वगैरह हो जाती है तो उस अपील में जो टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने के लिए, उस टाइम तक यह प्रोसीडिंग जो है मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, तब तक के लिए स्थगित कर देंगे, एडजर्न कर लेंगे, रोक देंगे जब तक वह अपील का निर्धारण नहीं हो जाता। और अपील का निर्धारण होने के बाद जैसी भी स्थिति हो वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। तो मित्रों यहां पर जो है सेक्शन 340 से लेकर सेक्शन 343 तक में जो है ऐसे मामलों में कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, ऐसे मामलों में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में निर्दिष्ट जो अपराध हैं उनसे संबंधित हैं। तो मित्रों यहां पर हमने पार्ट फर्स्ट देखा जिसमें हमने जो है 4 सेक्शंस को यहां पर बारीकी से देखा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट सेकंड में क्या क्या वर्णित है। मित्रों सीआरपीसी के चैप्टर 26 का जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमने जो है टोटल 5 सेक्शंस को लिया हुआ है, सेक्शन 344 से लेकर सेक्शन 348 तक। मित्रों ये पांचों की पांचों सेक्शन जो है व्यवस्था करती हैं मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के संबंध में। मतलब कि अगर न्यायालय में कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है तो न्यायालय जो है संक्षिप्त प्रक्रिया भी जो है प्रयोग कर संज्ञान लेकर जो है उसको निपटा सकता है। और इसी के साथ साथ जो है न्यायालय की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो ऐसी स्थिति में इन सेक्शंस के तहत सेक्शन 344 से लेकर सेक्शन 348 तक की कार्रवाई में ऐसे मामलों को लिया जा सकता है। तो देखते हैं सेक्शन 344 क्या कहता है। सेक्शन 344 कहता है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। अब इस सेक्शन के वर्डिंग्स क्या कहते हैं देखते हैं। यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 344 की कार्रवाई जो है या तो कोई सेशन न्यायालय या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस हायरार्की के बीच में जितने भी न्यायालय आते हैं वह सभी के सभी जो है सेक्शन 344 की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जो निम्न न्यायालय हैं जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वगैरह, यह जो है सेक्शन 344 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब आगे इसमें बताया गया है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करते हैं कि ऐसी कार्रवाई में उपस्थित होने वाले, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुआ है ऐसी कार्रवाई में, किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसी कार्रवाई में प्रयुक्त किए जाए, तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी का यथा स्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे अपराधी का संज्ञान कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। जहां पर किसी सेशन न्यायालय या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जब वह अंतिम निर्णय दे रहे हो और उनकी यह राय है कि उनकी उस कार्यवाही में किसी व्यक्ति ने उपस्थित होकर क्या किया है, न्यायालय में जो है या तो मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है इस आशय से
कि वह न्यायालय की उस कार्यवाही में उसको उपयोग किया जा सके, इस आशय से गढ़ा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यह न्यायालय की राय है कि ऐसे मामले को संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए, तो वह क्या करेगा, वह ऐसे मामले का संज्ञान ले लेगा और संज्ञान लेकर जो है उस अभियुक्त व्यक्ति को जो है उपयुक्त अवसर देने के बाद उसको अवसर दिया जाएगा कि भाई अपना अगर वो कुछ कथन करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है, अपना डिफेंस करना चाहता है, तो उसको सुनने के बाद जो है अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने जो है मिथ्या साक्ष्य दिया है न्यायालय में या गढ़ा है और उसका उद्देश्य ये था, इस आशय से गढ़ा था कि भाई उस साक्ष्य को जो है न्यायालय की कार्रवाई में उपयोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है समरी विचारण करते हुए उस व्यक्ति को 3 मास तक का कारावास दे सकता है और इसी के साथ साथ उसको जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है। मतलब कि या तो 3 वर्ष तक का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है। अब यहां पर संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया जो हमारी सीआरपीसी में उपलब्ध है, उसी प्रक्रिया के तहत जो है यहां पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस सेक्शन की जो उपधारा 4 है, यह कहती है कि जब कभी ऐसे मामले में, किस मामले में, जिसमें ऐसे साक्ष्य दिए गए या फिर उनका उद्देश्य था कि ऐसी कार्रवाई में ऐसे साक्ष्यों को दिया जाए, तो वह न्यायालय जो है अगर मान लीजिए उस मामले की जो है अपील हो गई या फिर उसको जो है पुनरीक्षण के लिए दे दिया गया है या पुनरीक्षण लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो न्यायालय है उस कार्रवाई को, जिसमें जो है धारा 344 के तहत मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण चल रहा है, उस कार्रवाई को रोक देगा या फिर उस कार्रवाई को रोकने के बाद जो भी निष्कर्ष उस प्राइमरी वाले मैटर में, उस मामले में जिसमें ऐसे साक्ष्य दिए गए थे, जो भी अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर सेक्शन 344 में यही सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन 345। ये कहता है अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है, अब अवमानना किस प्रकृति की है तो ध्यान दीजिएगा, आईपीसी के सेक्शन 175, 178, 179 और 180 और 228 के तहत जो आने वाले कार्य हैं, ऐसी अवमानना करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है यह सेक्शन उपलब्ध हो सकती है या इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर न्यायालय की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में, बात को ध्यान से समझिएगा कि इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 345 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में जो है क्या करता है, न्यायालय की अवमानना करता है, न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है, या न्यायालय ने उससे कुछ कथन किए हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर नहीं देता है जिससे कि न्यायालय की अवमानना हो रही है, या कोई अन्य ऐसा प्रकृति का कार्य किया है जो कि न्यायालय की अवमानना है और वह कार्य न्यायालय की उपस्थिति और दृष्टिगोचरता में किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन के तहत न्यायालय जो है ऐसे मामले में जो है खुद कार्रवाई कर सकता है। उस व्यक्ति से यह कारण पूछ सकता है कि भाई उसने जो है कार्रवाई की है, इसमें उसने जो अपमान किया है इसके बारे में उसका जो भी डिफेंस है उसको सुन सकता है और उसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए से अनधिक का जुर्माने से दंडित कर सकता है और जुर्माना ना देने पर 1 मास तक के कारावास का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन यह कारावास सादा होगा। तो यहां पर जो है मेनली अवमानना के वे मामले हैं जो कि न्यायालय की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किए गए हैं और इसमें जो है अगर न्यायालय ऐसा पाता है तो न्यायालय जो है ऐसे व्यक्ति को कितने रुपए तक का दंड, 200 रुपए तक का जो है जुर्माना लगा सकता है, दंड दे सकता है। और ऐसे जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में जो है ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक का सादा कारावास भी दिया जा सकता है। तो इस सेक्शन में यह सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसी के साथ साथ यहां बताया गया है कि अगर सेक्शन 228 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, आईपीसी की सेक्शन 228 के तहत अगर किसी अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को जो है न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय या उसमें कार्रवाई की जाएगी तो उसमें यह लिखना पड़ेगा कि न्यायालय किस प्रकृति की कार्रवाई कर रहा था, न्यायालय में विघ्न डाला गया है, न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न डाला गया है, वो कार्रवाई कैसी थी, विघ्न किस प्रकार का था, किस तरह से न्यायालय की अवमानना होती है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर वर्णित हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है
कि मान लीजिए कि न्यायालय की अवमानना किसी व्यक्ति ने की, लेकिन न्यायालय की दृष्टिगोचरता या न्यायालय की उपस्थिति में किया जाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई अवमानना न्यायालय की दृष्टिगोचरता में ना होकर न्यायालय से बाहर किया गया है, या न्यायालय में उपस्थित ना होकर किसी व्यक्ति ने न्यायालय के बाहर अगर उसकी अवमानना की है, और वो अवमानना जो है इन सेक्शंस के अंतर्गत या न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष बात यह है कि इस सेक्शन के तहत कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कि इस सेक्शन में कार्रवाई तब होगी जब वह न्यायालय की दृष्टिगोचरता या न्यायालय की उपस्थिति में किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी अवमानना जो न्यायालय की दृष्टिगोचरता में नहीं की गई है और ना ही जो है न्यायालय में उपस्थित होकर की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नहीं तो अगर उपस्थिति में है तो इसी सेक्शन में कार्रवाई हो जाएगी। तो यहां पर ये सेक्शंस आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं हमारी सेक्शन 346 धारा 346 ये कहती है, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में सेक्शन 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया। अब बहुत सिंपल सी बात है कि न्यायालय जो है न्यायालय के सामने न्यायालय की धारा 345 के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में अगर न्यायालय की अवमानना की गई है और न्यायालय का यह मत है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने न्यायालय की अवमानना की है उसको जो है 200 रुपए से कम दंड ना देकर उसको जो है कारावास का दंड दिया जाना चाहिए, जिसके बारे में धारा 345 में व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 346 की कार्रवाई की जाएगी कि न्यायालय जो है उस व्यक्ति को धारा 345 के अंतर्गत जो है उसको दंडित नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 346 के अंतर्गत न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय जो है ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे मजिस्ट्रेट के पास परिवाद कर सकता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के पास उस मामले को दायर करा सकता है जो कि ऐसे अवमानना के मामलों को सुनने के लिए जो है उसके लिए सक्षम है। तो वहां पर जो है उनको भेज दिया जाएगा, उनके पास मामले को जो है दे दिया जाएगा और इसमें कार्रवाई जो है की जाएगी। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 346 के अंतर्गत कार्रवाई कब होगी? जब वह न्यायालय सेक्शन 345 की कार्रवाई नहीं करना चाहता है या फिर सेक्शन 345 के अंतर्गत जो दंड दिया गया है 200 रुपए या 1 माह का सादा कारावास, इससे ज्यादा का दंड देना चाहता है। उस व्यक्ति को जो है जुर्माना के अलावा जुर्माना ना देते हुए उसको जो है किसी अवधि के कारावास से दंडित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय जो है क्या कर सकता है? सेक्शन 346 के तहत जो है ऐसे व्यक्ति को अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, उसका कंप्लेंट कर जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद जो हमारी अगली सेक्शन है सेक्शन 347, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती है। ये कहती है कि रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार का सिविल न्यायालय समझा जाना। अब ये सेक्शन जो है क्या कहती है कि धारा 345 के लिए, समझिएगा बात को, धारा 345 और धारा 346 सेक्शन 345 और सेक्शन 346 के लिए जहां पर कि न्यायालय की अवमानना की गई है और उसके लिए कार्रवाई है, इन सेक्शंस के लिए जो है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत जो नियुक्त रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार हैं वह भी जो है क्या माने जाएंगे? वह भी सिविल न्यायालय माने जाएंगे। और उनके न्यायालय में भी मतलब रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के न्यायालय में भी अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो ऐसी स्थिति में इनको जो है सिविल न्यायालय मानकर जो है यह इन सेक्शंस में कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी इस टॉपिक की पार्ट सेकंड की लास्ट सेक्शन 348। यह बोलता है माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। तो यहां पर बात समझिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 345 मतलब न्यायालय की अवमानना से संबंधित या सेक्शन 346 के तहत जिस पर कार्रवाई की जा रही है, अगर ऐसा व्यक्ति जो है उस कार्रवाई को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद जो है वह माफी मांग लेता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है? ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन कर सकता है, उसको जो है उन्मोचित कर छोड़ सकता है। तो यहां पर जो है यह सारी कार्रवाइयों का उल्लेख है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर 26 का जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमने रिमेनिंग सेक्शंस को रखा है इस चैप्टर की। तो मित्रों देखते हैं मित्रों चैप्टर 26 का जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमने 4 रिमेनिंग सेक्शंस को रखा है, बची हुई 4 धाराओं को रखा है। सेक्शन 349 से लेकर
सेक्शन 352 तक। मित्रों ये चारों सेक्शन जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं और इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 349 जो है यह कहती है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब न्यायालय किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति को अपने समक्ष साक्षी के रूप में बुलाती है और उस व्यक्ति से अगर कोई प्रश्न करती है और व्यक्ति जो है प्रश्न करने से इनकार करता है तो इस सेक्शन के तहत जो है कार्यवाही की जा सकती है। इस सेक्शन के तहत जो है उस व्यक्ति को उत्तर न देने पर 7 दिन के तक के सिविल कारावास में रखा जा सकता है। अगर इन 7 दिन के दौरान अगर वह व्यक्ति उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, रजामंद हो जाता है और न्यायालय में उन प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो ऐसी कंडीशन में उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन के भीतर वह व्यक्ति उत्तर नहीं देता है, सिविल कारागार में निरुद्ध रहता है, तो उसके बाद जो है न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को सुपुर्द कर सकता है उस न्यायालय के पास जो कि ऐसे मामलों को सुनने के लिए सक्षम है। धारा 345, 346 के अंतर्गत 345 या 346 की कार्यवाही कर सकता है और उस न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कितने दिन तक का सिविल कारावास है, 7 डेज तक का, मतलब 7 दिन के सिविल कारावास में ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखा जा सकता है। और अगर इस 7 दिन के दौरान अगर वह व्यक्ति जो है न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रजामंद नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है सेक्शन 345, सेक्शन 346 जो अभी हमने देखी, इसके तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है और उस व्यक्ति को जो है इन सेक्शंस में दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद जो अगली हमारी सेक्शन है सेक्शन 350, यह कहती है समन के पालन में साक्षी के हाजिर ना होने पर, मतलब न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया और वह व्यक्ति न्यायालय के समन जारी होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है सेक्शन 350 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है संक्षिप्त विचारण कर उस व्यक्ति को 100 रुपए तक का जुर्माना, ध्यान रखिएगा कितने रुपए तक का, 100 रुपए तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है और उस व्यक्ति को जो है ऐसे जो है साक्ष्य ना देने के लिए या न्यायालय में उपस्थित ना होने के लिए, मुख्य रूप से यह धारा जो है न्यायालय में हाजिर ना होने पर दंडित करती है। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जो है क्या किया जा सकता है, 100 रुपए तक के जुर्माने के दंड से दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है हमारी अगली सेक्शन है सेक्शन 351। अब ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 344 में जो आदेश दिया गया है, सेक्शन 345 में जो आदेश दिए गए हैं या सेक्शन 349, सेक्शन 350 के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषित किया गया है, किनके तहत, धारा 344, धारा 345, धारा 349 और 50 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को दोषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, उस दोष सिद्धि से अपील कर सकता है। अब इस सेक्शन में अपील कहां पर होगी, तो सिंपल सी बात है, उस न्यायालय की जिस न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को दोषित किया है उस न्यायालय के आदेश और डिक्रियों की अपील जिस न्यायालय में होती है उस न्यायालय में जो है यहां पर ऐसा व्यक्ति जो है अपील कर सकता है। अब इसी के साथ साथ यहां पर यह भी उपबंध किया गया है कि मान लीजिए किसी लघुवाद न्यायालय ने, किसी स्मॉल कॉज कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को इन सेक्शंस में दंडित किया है, पनिश किया है, दोषित किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है कहां पर अपील होगी, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा सेशन खंड में, मतलब जिस सेशन खंड के अधीन ऐसा स्मॉल कॉज कोर्ट काम कर रहा है ना, उस सेशन खंड के सेशन जज के पास जो है ऐसे मामले में अपील हो सकती है। अगर आदेश किसने दिया है, दोष सिद्धि किसने दी है, किसी स्मॉल कॉज कोर्ट ने दी है, लघुवाद न्यायालय ने दी है। अब इसके बाद जो है इसी सेक्शन में यह भी बताया गया है कि सेक्शन 347 के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई, भाई रजिस्ट्रार अधिनियम के अंतर्गत जो है उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय माना गया कि भाई वो जो है अपने न्यायालय में मानहानि, कोई न्यायालय की अवमानना कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ने अगर किसी व्यक्ति को जो है दोषित किया है उन कार्रवाइयों में, तो उसकी अपील कहां होगी, तो ध्यान रखिएगा ऐसा रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार जिस सेशन न्यायालय के जुरिडिक्शन में वो आते हैं
उस सेशन न्यायालय में जो है अपील हो सकती है। तो यहां पर जो है सेक्शन 351 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछी जाएगी कि भाई रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार अगर सेक्शन 347 के अंतर्गत जो है अगर कार्रवाई की है उन्होंने किसी व्यक्ति को दोषित किया है तो उसकी अपील कहां होगी, तो उसकी अपील उस सेशन खंड में जिसकी अधिकारता के अंदर वह रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं वहां पर अपील हो जाएगी। या फिर किसी लघुवाद न्यायालय स्मॉल कॉज कोर्ट ने अगर आदेश दिया है, दंडित किया है इन सेक्शंस में, तो कहां पर कार्रवाई होगी, तो उसके लिए भी जहां पर वह लघुवाद न्यायालय जिस न्यायालय के जुरिडिक्शन में या जिस न्यायालय के अधीनस्थ वह कार्य कर रहा है उस न्यायालय उस सेशन खंड के अंतर्गत उस सेशन न्यायालय के अंतर्गत जो है ऐसे मामलों में अपील हो सकती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा सेक्शन 351 के अंतर्गत। अब देखते हैं हमारी इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन 352। सेक्शन 352 बोलता है कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण ना किया जाना। सिंपल सी बात है, नेचुरल जस्टिस है, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है इस चैप्टर के तहत जो है क्या किया गया है, कार्रवाई की गई है या ऐसे न्यायाधीशों का जिनके समक्ष जो है ऐसे अपराध किए गए हैं, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो वह न्यायालय जिसका अवमानना की गई है, ऐसे न्यायालय जिसके जो है समक्ष मिथ्य साक्ष्य रखे गए हैं, ये सभी के सभी विक्टिम है यहां पर वह न्यायालय। तो ये न्यायालय जिनके समक्ष या जिनके कार्रवाई में विघ्न डाला गया है वही न्यायाधीश या वही न्यायालय जो है वही न्यायाधीश जो है अगर उस मामले में जो है कार्रवाई करेंगे, वही उसकी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, उस मामले को सुनेंगे, तो वहां पर जो है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो सकता है। तो यहां पर यह व्यवस्था की गई है कि वे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जो हैं जिनके समक्ष ऐसे झूठे दस्तावेज पेश किए गए या मिथ्य साक्ष्य दिए गए और इन्होंने जो है उनको जो है अन्य मजिस्ट्रेट या उसके तहत कार्रवाइयां की, तो यह उस कार्रवाई में विचारण नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, विचारण नहीं करेंगे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि किनको छोड़कर सेक्शन 344, सेक्शन 345, सेक्शन 349 एंड 350, क्योंकि इन सेक्शंस में ये पावर दिए गए हैं सेक्शन 344, सेक्शन 345, सेक्शन 349 और 350 के अंतर्गत कि वह न्यायालय स्वयं उसमें जो है संचित विचारण कर जो है दंड वगैरह दे सकती है, वो अभी हमने देखा। तो उन सेक्शंस को छोड़कर, उन कार्रवाइयों को छोड़कर जो कि धारा 344 वगैरह में की गई है, उनके अलावा अगर कोई अन्य कार्रवाई की जा रही है, उस व्यक्ति को जो है धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, या हम इसको ऐसा देख लें कि सेक्शन 195 के अंतर्गत जो अभी हमने आपको बताया था कि सेक्शन 195 के अंतर्गत जितने भी न्यायालय, जितने भी लोक प्राधिकारी हैं, वे जो है अगर किसी मामले में उन्होंने अगर कंप्लेंट वगैरह दायर की है तो वह उस मामले में खुद न्यायाधीश नहीं हो सकते, खुद वह उस मामले का विचारण नहीं सुन सकते हैं। तो यहां पर जो है नेचुरल जस्टिस का पालन कराया गया है। तो इस प्रकार से सेक्शन 352 में यह सारी बातों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 26 को देखा और इस चैप्टर में जो 13 सेक्शन है, 13 धाराएं हैं, उनको हमने जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जो है उनका अध्ययन किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आज हमने यहां पर कंप्लीट की। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जो है सीआरपीसी का चैप्टर 27 जो कि द जजमेंट, निर्णय के बारे में प्रावधान करता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।